अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना पहला लेक्चर मैथ का। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे पहले मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड कर रहा था, 10th की केमिस्ट्री, 9th की पंजाब बोर्ड की और फेडरल बोर्ड की भी साथ एज़ वेल एज़। तो इसके साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैथ भी साथ साथ अपलोड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको ये फर्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, दूसरे चैप्टर से मैं पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर हम ऑनवर्ड जो है ना बाकी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपका काम है शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। इस पर ना सिर्फ आपको मैथ की वीडियोस बल्कि एज़ वेल एज़ केमिस्ट्री की भी वीडियोस मिल जाएंगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह फिज़िक्स भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग स्टार्ट करें तो उर्दू मीडियम वाले भी अपनी बुक चाहे सामने रख लें। सबसे पहला क्वेश्चन उसने कहा हुआ है फ़र्क कंधा फाइंड करना है उर्दू में, और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और ये फार्मूला कौन सी इक्वेशंस पे लगता है? दो दर्जी इक्वेशन पे, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या दो दर्जी मसावत। पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि दो दर्जी मसावत किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी रकम, ठीक है, जिसके अंदर पहला वेरिएबल हो और उसके ऊपर पावर हो 2, यानी स्केयर में हो। यहाँ ज़रूरी नहीं एक्स हो सकता है, वाई भी हो सकता है, के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि पहले वेरिएबल के ऊपर 2 होनी चाहिए पावर। अब ये दूसरा वेरिएबल है, दूसरी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब है जहाँ कुछ नहीं होता उसकी पावर होगी 1। और तीसरा जो लफ्ज़ होगा ना, हमेशा दो दर्जी मसावात की निशानी है, वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब मैथ का लफ्ज़ होगा। 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पे भी कुछ लिखा जा सकता है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये एक दो दर्जी मसावात हो जाएगी। दो दर्जी मसावात की निशानी ये है कि पहला वेरिएबल स्केयर वाला हो, दूसरा वेरिएबल हो उसकी पावर 1 हो, और जो तीसरा वो वेरिएबल ना हो बल्कि एक कांस्टेंट हो। अब इसको हल कैसे करते हैं? सबसे पहले हम करते क्या है कि ये जो पहला वेरिएबल होता है ना एक्स स्केयर वाला, इसके पीछे जो भी लिखा होता है ना वो हमारा ए होता है। जैसे अब इसके पीछे क्या लिखा हुआ है 7, तो ये हमारे पास ए हो गया। फिर x के पीछे जो हम देखते हैं, तरतीब इसी तरह रखनी है, पहले एक्स स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट। इसको दो दर्जी मसावात और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। x के पीछे जो भी लिखा होगा उसे हम लोग कहेंगे जी 5। और ये जो आखिरी लफ्ज़ है ये तो आपको आगे ही पता है, ये कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की वैल्यू है जी 5। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसमें से a, b और c की वैल्यू को निकालते हैं और फार्मूले में पुट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फार्मूला दिया हुआ है उस फार्मूले का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, और वह फार्मूला होता है b2 - 4ac। इंग्लिश में उसको d = b² - 4ac आपने याद करना है। और उर्दू के अंदर भी आप यही फार्मूला लिख लें तब भी कोई इशू नहीं। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और उर्दू में इसको जी फ़र्क कंधा कहते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको इसमें बता रहा है कि यार डिस्क्रिमिनेंट आपने फार्मूला जो है ना फाइंड करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट लगाना है फार्मूला, और ये इक्वेशन है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इक्वेशन लिखी थी। इक्वेशन क्या थी? पहला क्वेश्चन है 2x² लिखा हुआ है प्लस 3x लिखा हुआ है -1 = 0। अब हमें ये साफ पता चल रहा है कि यार ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है उस पर स्केयर है, ये दूसरा वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, और तीसरा मैथ का लफ्ज़ है कांस्टेंट है। तो इतना पता चल गया कि यार ये एक दो दर्जी मसावात है, पहला काम। दूसरा काम, ये एक्स स्क्वायर है, इसके पीछे जो भी लफ्ज़ लिखा होगा वो हमारा ए होगा। तो एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा, अगर यहाँ कुछ ना लिखा होता तो फिर यहाँ 1 होता, जहाँ कुछ ना लिखा हो वहाँ 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर के पीछे 2 लिखा है तो ए की वैल्यू आ गई 2। इस एक्स के पीछे अब देखेंगे जी, इसके पीछे लिखा हुआ है 3। सो अब ये जो आखिरी लफ्ज़ है ये कांस्टेंट है, यानी मैथ का लफ्ज़ है, और इसके पीछे माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस रूल लिखना है। अगर होगा तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ माइनस होता तो b की वैल्यू -3 होती। अब ये -1 जो है ये हमारा हो जाएगा जी c, सिंपल। तो अब क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को उठाएंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या था जी, फ़र्क कंधा का b2 - 4ac। d लिखा, b की वैल्यू आपको पता है जी 3 थी, वो लिखी, और ऊपर स्केयर लिख लिया -4 लिखा। a की वैल्यू आपको पता है 2 थी, और c की वैल्यू है जी वो -1 थी। फिर d लिखा, 3 का स्केयर लिया जी 9 आ गया। अब ये तीनों लफ्ज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले ये माइनस इस माइनस से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 to 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आ गया। सो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 9 और 8, इनको आपने जमा कर लेना, 17 आपके पास
आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था जी, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको जी दूसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट देता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, जबकि सेम है सारे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी क्या याद करेंगे यार, आपको करवा देता हूँ जी दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसने जी ये आपको कहा हुआ है कि 6x² है -8x है +3 है इक्वल टू 0 है। फिर आपको जैसा कि मैंने बताया कि x² के पीछे जो भी लिखा होता है वो हमारा a है, x के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो हमारा b है। अब x के पीछे देखें -8 लिखा हुआ है, तो माइनस ज़रूर शामिल करना है, भूल नहीं जाना। -8 हो गया, और ये जो आखिरी लफ्ज़ है ये आपको पता है जी हमारे पास c है, इसके पीछे माइनस नहीं है तो लिहाजा नहीं लिखा। तो फिर क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना है, d = b² - 4ac। d वैसे ही आ जाएगा, b की वैल्यू आपको पता है जी -8 है, वो लिख लिया, और ऊपर आ गया स्क्वायर -4। a की जगह पे आपको पता है जी 6 है, तो वो हम लोगों ने जी 6 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद जी c की जगह पे c की वैल्यू लिख लेंगे जो कि 3 थी, वो भी लिख ली। उसके बाद है जी d लिखा। अब ये माइनस है और ऊपर स्क्वायर है, तो ये वाला माइनस जो है ये ख़त्म होके प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा। ये आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नोट करें तो ये तीनों चीज़ें जो है ये आपस में जी मल्टीप्लाई हो रही हैं। कौन कौन सी मल्टीप्लाई हो रही हैं ये आपको साफ नज़र आ रहा है। पहले 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी 4 से। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा जी माइनस वो आ जाएगा 72, ठीक है। जैसा कि 6 12 और 6 3 18, और 18 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 से 72 आ गया, और माइनस वैसे ही आ गया। सो d = 64 में से आपने क्या करना है जी, माइनस को लेस कर देना है, -64, तो आंसर आ जाएगा जी -8। इस वजह से -8 आया क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था, तो लिहाजा हमने इसके साथ भी माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे जी हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसने लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 3 है जी 9x² है -30x है और +25 = 0, ठीक है जी। ये इसी पार्ट का थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूँ, यानी पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यहाँ फिर उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि a की वैल्यू x² के पीछे जो भी है वो a है, ठीक है जी। उसके बाद x के पीछे जो भी है वो b है, तो b हमारे पास क्या है जी -30, और ये जो आखिरी लफ्ज़ है आपको पता है जी ये हमारे पास c है जो कि दिया हुआ है जी 25। a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई। ज़रूर आपको बार बार कह रहा हूँ कि माइनस या ज़रूर याद रखना है आप लोगों ने। 9 देखें, इसके पीछे माइनस नहीं लिखा हुआ था, इसके पीछे लिखा हुआ था, और इसके पीछे भी नहीं था लिखा हुआ। ये तीनों वैल्यूज़ आ गए। अब हमने क्या करना है, फार्मूले में एडजस्ट कर देनी है। फार्मूला आप लोगों को पता है, b2 - 4ac था, सो d वैसे लिख लिया। अब b की जगह पे b की वैल्यू जो कि क्या थी -30, और ऊपर आ गया जी स्क्वायर -4 लिखा, और उसके बाद a की वैल्यू आपको पता है वो जी 9 थी, और c की वैल्यू जो है वो c के बिल्कुल नीचे लिख लें जो कि थी जी 25 लें जी। अब इसको आपने क्या कर लेना है, हल कर लेना है। d वैसे लिखा, ये माइनस था और ऊपर स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा जी प्लस। तो 30 का अगर हम लोग जी स्क्वायर ले लेते हैं तो बहुत आसान है, वो हमारे पास आ जाएगा जी 900 आ जाएगा, और ये माइनस वैसे ही रहा, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने 25 को मल्टीप्लाई करवाया 9 से, और फिर इनको मल्टीप्लाई करवाया 4 से, तो हमारे पास इसका आंसर भी आ गया जी 900। तो अब 900 में से 900 माइनस कर, तो हमारे पास आंसर आपको पता है जी 0 आ जाएगा। ये हम लोगों का थर्ड पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी ये वाले पार्ट का हम लोगों का ये वाला एक क्वेश्चन रह गया। अभी मैंने आपको ये करवाया, अब ये रह गया 4x² जी -7x - 2। सब में आपने एक ही काम करना है, सिंपल सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपने लिखना है और उसमें क्वेश्चंस को हल कर लेना है, जो कि बहुत आसान था और बहुत सिंपल था। बस मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो आप नहीं करते तो काइंडली ज़रूर करें, और इस चैनल से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। पूरी यूट्यूब पे केमिस्ट्री भी इस तरह से नहीं पढ़ा रहा कोई, तो आप केमिस्ट्री के लेक्चर ज़रूर लें। 9th की भी केमिस्ट्री है, पंजाब बोर्ड की, फेडरल बोर्ड की, दोनों केमिस्ट्रीज़ जो है ना मैंने अपलोड कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर उसके लेक्चर्स लें, और आप अगर आपको कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस पे पीछे हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। x² के पीछे जो भी लिखा हुआ है यू नो कि ये हमारा a है, x के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो हमारे पास जी b है, और ये जो आखिरी लफ्ज़ है ये हमारे पास जी c हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि यार अगर पीछे माइनस लिखा हो तो ज़रूर लिखते हैं। अब x² के पीछे देखें 4 लिखा हुआ है, तो मैंने 4 लिख दिया, माइनस नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा।
एक्स के पीछे वाली रकम हमेशा बी होती है और माइनस लिखा हुआ, तो इसलिए फिर -7b आ गया। और ये खाली 2 नहीं लिखना क्योंकि साथ माइनस है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। ये आपने ज़रूर याद रखना है, फिर आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं जी फ़र्क कंधा। सो डी लिखा, बी की वैल्यू आपको पता है जी हमारे पास -7 थी, वो लिख ली, ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 लिखा, ए की वैल्यू आपको पता है हमारे पास 4 थी, सी की वैल्यू आपको पता है जी हमारे पास -2 थी, वो हम लोगों ने जस्ट सिंपल वैल्यूज़ को पुट किया। इसको हम हल कर लेंगे, ये माइनस था, ऊपर स्केयर था, ये प्लस हो जाएगा, 7 का स्केयर लिया तो ये हमारे पास जी 49 हो जाएगा। अब ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके जी प्लस हो जाएगा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 32। अब 32 और प्लस 49 इन दोनों को हम लोग जमा कर लेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट का जो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा जी 81, यानी इन दोनों को अगर हम जमा कर लेते तो हमारे पास, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का एक पूरा क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको एक और बात बतानी है कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर भी यही काम करना है, उसने कहा है, लेकिन इसमें एक नया लफ्ज़ है नेचर ऑफ द रूट्स, यानी उर्दू में यहाँ पे लिखा होगा कि रूट्स की नोयत क्या है, रूट्स किस तरह के होंगे। यहाँ पे आपने ये 2 फार्मूले लगाने, एक और भी लगाना है इसके साथ, लेकिन मैं पहले आपको इनके बारे में ना थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि कौन से फार्मूले किस तरह से लगाना है। लेकिन उसको करने से पहले ना 4 रूल्स हैं, वो आप लोगों ने रूल अच्छे से समझ लेने हैं और उसके बाद फिर आपने जो है ना इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। देखें, सबसे पहले उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए ये रूल है, 4 रूल हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। वो कहता है अगर आपने B2 - 4AC का फार्मूला लगाया है और उसका आंसर बड़ा है, इस निशान का मतलब होता है बड़ा, किससे बड़ा है जी 0 से, और मुकम्मल मरबा भी है और उसका परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है, जैसा कि 49 है उसका मरबा बनता है 7 की पावर 2, जैसे इसके अलावा 36 है उसका मरबा बनता है 6 की पावर 2, इस तरह 100 है उसका भी मरबा बनता है 10 की पावर 2। कहता है अगर B2 - 4AC का आंसर 0 से बड़ा है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर है और मुकम्मल मरबा भी है, तो जो रूट्स होंगे ना वो ना बराबर और नातक होंगे। ये आपने याद कर लेना है कि मुकम्मल मरबा को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। तो बस आपने नीचे लिख देना है, क्या लिख देना है, अगर B2 - 4AC का आंसर 0 से अगर बड़ा आया तो आपने क्या लिख देना है नीचे, बस आपने उर्दू मीडियम वालों ने लिख देना है कि जी हमारे रूट्स ना बराबर हैं और नातक है, और इंग्लिश वालों ने लिख देना है जी आवर रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। सिंपल। दूसरा केस, अगर B2 - 4AC का आंसर 0 से बड़ा है, फिर इस तरफ ये जो निशान जिस तरफ ओपन हो रहा होता है ना वो चीज़ बड़ी होती है, ये बड़ी है, ये जिस तरफ ये क्लोज हो रहा होता है वो चीज़ छोटी होती है। अब वो कहता है अगर B2 - 4AC का आंसर 0 से तो बड़ा है लेकिन मुरब्बा नहीं बन रहा, जैसा कि फॉर एग्जांपल आंसर आ गया 7, अब 7 0 से तो बड़ा है लेकिन मुरब्बा तो नहीं है ना 7 का, 9 का तो मुरब्बा 3 की पावर 2 है, लेकिन 7 का तो कोई मुरब्बा नहीं बन रहा। ठीक है, तो वो कहता है अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए तो मतलब जैसा कि मुरब्बा ना हो उसका, यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, मुरब्बा को इंग्लिश में यहाँ पे कहते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि मुरब्बा नहीं बन रहा, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, ये वो नंबर है जिनका कोई मुरब्बा नहीं होता। फिर कौन से रूट्स होंगे, फिर आपने बस नीचे लिख देना जी रूट्स हमारे जो है ना बराबर हैं और गैर नातक है, और इंग्लिश वालों ने लिख देना जी आवर रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद रूल 3 की अगर हम लोग बात करें, कहता है अगर B2 - 4AC का फार्मूला लगाते हो और आंसर आ जाता है 0, तो बस आपने नीचे लिख देना है, क्या लिख देना है जी रूट्स बराबर हैं और नातक हैं उर्दू मीडियम वालों ने, और इंग्लिश वालों ने लिख देना है जी हम आवर रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। सिंपल। फिर वो कहता है अगर B2 - 4AC का आंसर आपने यानी कि क्वेश्चन फार्मूला लगाया और आंसर आपका छोटा आया, यानी B2 - 4AC का आंसर 0 से छोटा है, देखें अब ये निशान इस तरफ छोटा हो रहा है, जिस तरफ ये छोटा हो रहा है वो रकम छोटी होती है, और ओपन किस तरफ हो रहा है, बड़ा किस तरफ हो रहा है 0, तो 0 बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब है इसका आंसर नेगेटिव में आया। तो फिर आपने नीचे लिख देना कि रूट्स जो हैं वो गैर हकीकी हैं उर्दू मीडियम वालों ने, और इंग्लिश वालों ने लिख देना जी इमेजिनरी है। इज़ वेरी सिंपल। ये 4 रूल लगाने हैं और उसके बाद आपने क्वेश्चंस को हल कर लेना है। और एक नई चीज़ यहाँ पे आएगी, वो मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ तो फिर आपको वो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये वाला पार्ट भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये सारे तरीक़ाकार बता दिए कि क्या करना है और किस तरह से हम लोगों ने करना है जी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन उसने नेचर ऑफ रूट, सबसे पहले उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह आपने करना है जैसा कि मैंने आपको दिया था। क्या करना है जी, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लफ्ज़ लिखा हुआ है वो आपका ए है, तो अब यहाँ तो कुछ नहीं लिखा तो ज्यूम कर लेंगे यहाँ 1 है, तो ये ए की वैल्यू होगी जी 1।
उसके बाद आपको पता है बी है, बी के पीछे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है -23, क्योंकि माइनस भी था। सी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो सी की जगह पे उसने लिखा हुआ है जी 120। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देना है, B2 -4AC। सो डी, वैसे ही बी की वैल्यू आपको पता है जी -23 थी और ऊपर आ गया स्केयर -4 लिखा। और उसके बाद जी ए की वैल्यू आपको पता है जी वो 1 थी और सी की वैल्यू आपको पता है वो जो है 120 थी। सो डी लिखा। अब ये माइनस था और ऊपर स्केयर था तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब 23 का यहाँ पे हम लोगों ने ना स्केयर ले लेना है, यानी कि 23 लिख के और ऊपर उसका जब स्केयर लेंगे वो आ जाएगा जी 529 आ जाएगा। माइनस 120 को अब 4 से, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 120 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है तो ये आ जाएगा जी 480 हमारे पास आ जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही आ गया, 529 में से इसको माइनस कर देना है, -5 to 9 तो हमारे पास आ जाएगा जी 49। अब अगर आप गौर करें ये एक पॉजिटिव नंबर है, देखें B2 -4AC का आंसर एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है। और दूसरी बात, ये मुकम्मल मुरब्बा भी है, ठीक है जी, मुकम्मल मुरब्बा, क्योंकि ये इस तरह मुरब्बा है 7 की पावर 2, इसका मतलब है ये मुकम्मल मुरब्बा भी है, ये परफेक्ट स्केयर भी है और B2 -4AC का आंसर 0 से बड़ा भी है, पॉजिटिव भी है। तो बस नीचे आपने क्या लिखना है, वही जो मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है, 4 रूल आपने दिखाए हैं मैंने आपको, आप देखे भी हैं कि अब ये वाला केस वहाँ पे लग रहा है, मुकम्मल मुरब्बा भी है, आंसर बड़ा है। बस आपने नीचे लिख लेना है ना बराबर, आपने लिख लेना है उर्दू मीडियम वालों ने कि जी हमारे रूट्स ना बराबर हैं और नातक है, और इंग्लिश वालों ने जी आवर रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। इज़ वेरी सिंपल, मतलब आपको यहाँ पे मैंने सारा तरीकाकार बता दिया है। अच्छा, इतना करके ना आपने क्वेश्चन को ना छोड़ना नहीं है, आपने क्वेश्चन को ना आगे भी हल करना है। अब आगे कैसे हल करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। आगे हल करने के लिए आपने जब इतना लिख लेना कि हमारे रूट्स जो है ना वो रैशनल है और इक्वल है, वो वाली लाइन आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उर्दू मीडियम वालों ने उर्दू में लिख लेनी है, इंग्लिश मीडियम वालों ने इंग्लिश में। उसके बाद फिर आपने एक और फार्मूला लगाना है जिसे हम लोग दो दर्जी मसावात, दो दर्जी फार्मूला कहते हैं। वो दो दर्जी फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस B2 -4AC डिवाइडेड बाय 2a। ये एक बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला था जो आप लोगों ने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू माइनस लिखा, ये आपने याद करना है हमेशा दो दर्जी मसावात पे, माइनस और b की वैल्यू ये ऊपर हम लोगों ने निकाली हुई है -23। एक तो ये माइनस फार्मूले का हो जाएगा और b की वैल्यू जो थी वो थी -23, वो आपने लिख ली, प्लस माइनस उसके बाद फिर b की वैल्यू यहाँ पे -23 लिखी, ऊपर स्केयर आ गया, -4 आ गया। फिर a की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है ऊपर हम लोगों ने देखी थी जी 1 थी, और c की वैल्यू आप देख सकते हो जी वो 120 थी, यानी वही कीमतें जो हम लोगों ने लिखी थी वो लिख ली हम लोगों ने, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 आ गया और a की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 1। सो x इज़ इक्वल टू, अब ये वाला माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया जी प्लस, और ये आ गया 23, उसके बाद आ गया जी प्लस माइनस वैसे ही आ गया। अब ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, ये वाला माइनस था और ऊपर स्केयर था, तो ये माइनस हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 23 का जब स्केयर लिया वो आ गया जी 529, माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 480 आंसर आ गया, जैसा कि आपको आगे भी बताया। और डिवाइडेड बाय, ये लाइन हमेशा आपने याद रखना है, ये इस पूरी रकम के नीचे है ये लाइन, और ये अंडर रूट सिर्फ यहाँ तक रखना है। कुछ स्टूडेंट ये नीचे ले आते हैं, गलत हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ तक रखना है और ये वाली लाइन सारी यहाँ तक। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया जी। x इज़ इक्वल टू ये 23 वैसे ही आ गया और प्लस माइनस वैसे ही आ गया। ये 529 में से जब 480 को हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास आ गया जी 49, और डिवाइडेड बाय आंसर ये वाला 2 वैसे ही आ गया। इतना तो आपको बस समझ आ गया होगा अच्छे से। अब ये 23 वैसे ही, प्लस माइनस वैसे ही, और 49 का अंडर रूट 7 होता है और नीचे 2 वैसे ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग जो है ना मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जी। हमने लिखा है जी x इज़ इक्वल टू 23 प्लस माइनस, तो जैसा कि 49 का अंडर रूट होता है 7 और डिवाइडेड बाय आपको पता है जी 2 लिखा हुआ है। अब इसको आपने क्या करना है जी, अलग अलग कर देना है। आपने लिखना है x इज़ इक्वल टू, आपने लिखना है 23, उसने कहा है एक बार प्लस करो 7 को और एक बार माइनस करो, तो हम एक बार प्लस करते हैं और फिर 7 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय आ गया 2, दरमियान में लाइन लगा लें। फिर x इज़ इक्वल टू, वो आपको कह रहा है कि 23 लिखें, पहले प्लस लिखा था ना, अब आप लिख लें जी माइनस और साथ में 7 भी लिख लें, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा जी 2। उसके बाद बड़ा सिंपल है, x इज़ इक्वल टू, अब ये 23 है और ये 7 है, ये हो गया जी 30 और डिवाइडेड बाय आ गया 2।
x इज़ इक्वल टू, अब ये 23 है और 23 के अंदर से आपने क्या करना है जी, सिंपल 7 को माइनस कर देना है, हमारे पास आ जाएगा जी 16, नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो अब इसको कटिंग कर देना है, 2 15 आ जाएगा जी। x का एक आंसर हमारे पास आ गया जी 15, और दूसरा x का आंसर है जी 2 8 16, x का दूसरा आंसर हमारे पास जी 8 आ गया। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक 15 आ गया और 8 आ गया। यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो जी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बड़े अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छे से करवाने की। तो उसके बाद में हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तो आपका ये वाला पार्ट जो है ना इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट करवाने की। अब उसके बाद फिर उसने एक क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ जी 2x² है, ठीक है जी 2x² है, उसके बाद है जी +3x है, +7 है और इक्वल टू 0 है। यानी ये वाला क्वेश्चन मैं दूसरे वाला कर रहा हूँ, तो बहुत सिंपल है। तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है x² के पीछे जो भी रकम लिखी होती है वो a है, ये x के पीछे जो भी रकम लिखी होती है वो हमारे पास जी b है, और ये जो आखिरी रकम है ये हमारे पास जी c है। अगर यहाँ माइनस होता तो -7 लिखते हैं, अब यहाँ कहीं माइनस नहीं था तो इसलिए कहीं माइनस नहीं आया। एक बात, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे जो कि है b2 - 4ac। अब d वैसे लिखा, b की वैल्यू आपको पता है हमारे पास 3 है और ऊपर आ गया स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपको पता है 2 है, c की वैल्यू आपको पता है जी 7 है, वो हम लोगों ने उसके बिल्कुल नीचे लिख लिया। सो d ऐसे वैसे 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, माइनस इन तीनों को आपस में हम लोगों ने जी मल्टीप्लाई करवा देना है, 7 × 2 × 4, तो ये आ गया जी हमारे पास 56 आ गया जी। अब d वैसे ही है जी। अब 9 में से अगर हम लोग जो है ना 56 को माइनस कर दें तो -47 आ जाएगा। क्यों माइनस लगाया? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास रूल लग रहा है आखिरी वाला, रूल नंबर 4, क्योंकि उसके अंदर उसने कहा था कि अगर b2 - 4 इसका आंसर 0 से छोटा है। इसका मतलब अगर यार 0 से छोटा आएगा तो वैल्यू सिंपल सी बात है हम लोगों की माइनस में चली जाएगी। तो इस वजह से इसका मतलब है अब रूल नंबर 4 लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ अगर आप देखें भी तो ये रूल नंबर 4 आपको मैंने लिख के भी दिया था कि अगर b2 - 4 इसका आंसर 0 से छोटा है तो रूट्स उर्दू वाले नीचे लिख देंगे रूट्स गैर हकीकी हैं, और इंग्लिश वाले नीचे लिख देंगे जी अवर रूट्स आर इमेजिनरी। बस ये एक लाइन लिख रही, ठीक है जी। यहाँ पे आपने वो लाइन लिख देनी है और उसके बाद दूसरा फार्मूला अप्लाई कर देना, लिख देना जी अवर रूट्स आर, यहाँ पे वो लाइन लिख देनी है। उर्दू मीडियम वालों ने भी हमारे रूट्स ये, उसके बाद दोबारा आपने एक और फार्मूला लगाना है, x इज़ इक्वल टू -b ± b2 - 4ac और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 2 है। यहाँ पे फिर हम लोग वही ऊपर वाली वैल्यूज उठा लेंगे, ये माइनस फार्मूले का है वैसे ही लिख दिया। अब b की वैल्यू तो आपको पता है वो ऊपर दी हुई है, b की वैल्यू जो कि थी हमारे पास जी 3 थी, प्लस माइनस फिर b की वैल्यू आपको पता है 3 थी, माइनस फिर 4 लिखा, फिर a की वैल्यू आपको पता है 2 थी, ऊपर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, और c की वैल्यू आपको पता है जी 7 थी, वो भी लिख ली, और डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास 2 रह गया वो लिखा, और a की वैल्यू आपको पता है हमारे पास 2 थी, वो भी हम लोगों ने जी लिख ली। सो x इज़ इक्वल टू -3 वैसे आ गया, प्लस माइनस वैसे आ गया, 3 का स्केल लिया तो हमारे पास आ गया जी 9, ठीक है जी, और माइनस वैसे ही आ गया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया, और उसके बाद ये 2 को 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा जी 4, और उसके बाद है जी x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस, और 9 में से अगर हम 56 को माइनस करें तो आ जाता है -47 और डिवाइडेड बाय 4। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मज़ीद हल नहीं हो रहा, उसकी वजह से क्यों? क्योंकि यहाँ पे 47 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। तो ये वाला क्वेश्चन बस आपने यहीं पे ख़त्म कर देना है, इसको मज़ीद आपने हल करने की कोशिश नहीं करनी। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा तो फिर आपने उसको हल कर लेना है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा होगा तो आपने उसको हल बिल्कुल नहीं करना। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले दोनों पार्ट बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। चलें फिर भी मैं उसमें से एक पार्ट आपको जल्दी से करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ। चले जी 3x की एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आप वो खुद कर सकते हो, बाकी बहुत आसान है। दोबारा फिर इसी तरह ही है जी a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, 4 वाला पार्ट करवा रहा हूँ, a की वैल्यू x² के पीछे आपको पता है जी a है, b क्या है जी x के पीछे जो भी रकम है जी वो b है, और ये -13 जो है, ठीक है जी, वो हमारे पास c है, वो हम लोगों ने लिख ली। उसके बाद है d इज़ इक्वल टू b2 - 4ac, ये मेन फार्मूला था, d वैसे आ गया। अब b की वैल्यू आपको पता है 7 थी, वो लिखी, और ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 3 थी, वो लिख ली, c की वैल्यू जी -13 थी, वो लिख ली,
और डिवाइडेड बाय, आपको पता है जी यहाँ पे डिवाइडेड बाय सॉरी नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिंपल फार्मूला है। ओके जी, डी वैसे आ गया, 7 का स्केयर लिया तो ये आ गया जी 49, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, और इनको तीनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ गया जी 156, यानी कि 7 का स्केयर 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया उसको हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया जी 156। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इन दोनों को आपने जमा कर लेना है, जो कि बहुत आसान है जी। हमारे पास आंसर आ गया जी 205। अब देखें हमारे पास इस बार आंसर B2 माइनस 4AC का आंसर 0 से तो बड़ा आया, लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस लगेगा वो आपको पता है कौन सा केस लगेगा, आपने वो केसेस सारे मैंने आपको अच्छे से दिखाए भी थे कि कौन सा केस लगेगा, वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया हुआ है। जैसा कि ये देखें, ये केस है B2 माइनस 4AC का आंसर 0 से तो बड़ा है लेकिन मुरब्बा नहीं है कोई। ठीक है, तो अब वो कह रहा है जो आपने नीचे लिख देना है हमारे रूट्स जो ना बराबर हैं और गैर नातिक है, और उर्दू और इंग्लिश वालों ने इर्रेशनल लिख देना है और अनइक्वल लिख देना है। इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, ये जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, मज़ीद दूसरा फार्मूला लगा देना है, वो लाइन लिख के यहाँ पे, वो दूसरी लाइन भी इसी तरह ही है, सिंपल आपने आगे फार्मूला लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस B2 माइनस 4AC और डिवाइडेड बाय आ गया जी 2A। सो x इज़ इक्वल टू माइनस लिखा, और b की वैल्यू आपको पता है ऊपर 7 थी, प्लस माइनस फिर b की वैल्यू 7 थी, उसका स्केयर ले लें -4, a की वैल्यू आपको पता है हमारे पास 3 थी, और c की वैल्यू आपको पता है जी -13 थी, और डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू आपको पता है जी 3 थी। ऊपर लिखी हुई हैं सारी वैल्यूज़, वही उठा के मैंने पुट कर दी हैं। x इज़ इक्वल टू ये आज ये -7 प्लस माइनस, और ये 7 का स्केयर लिया 49 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 156 आ गए, और डिवाइडेड बाय 3 2 6 आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह x इज़ इक्वल टू ये आ गया जी -7 आ गया, प्लस माइनस आ गया, और उसके बाद 49 और 156 इन दोनों को आपने जमा कर लेना है, यानी कि 49 प्लस 156, तो ये आ जाएगा जी 205 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला जो 6 है स्टूडेंट्स, ये वैसे ही आ जाएगा। अब जैसा कि ये जो 205 है अंडर रूट के नीचे, अब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा इसको मज़ीद आगे हल नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जी कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस मुकम्मल जो है ना कंप्लीट कर लिए। इसमें से ये पार्ट नहीं मैंने आपको करवाया, बहुत आसान है, इसी तरीके से अगर ना हुआ तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला करवा दूँगा। ये ऐसा चैनल है जिस पे आपको हर क्वेश्चन मिलेगा इंशाल्लाह। केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी फ़िलहाल मैं अपलोड कर रहा हूँ, और एज़ वेल एज़ मैथ के भी। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल बिल्कुल न्यू है, तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर जो है ना अपने दोस्तों को और आगे ज़रूर लिंक शेयर कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।